Hello everyone. Welcome to NTA Abhyas JEE Main Test 52 Chemistry Discussion. I'm Shashi Shekhar. We're starting with question number 1. A metallic element crystallizes into lattice containing a sequence of hexagonal layers of AB पैटर्न. तो जो लेयर्स हैं वो AB के फॉर्म में अरेंज्ड हैं. दो तरह की अरेंजमेंट होती है बेसिकली जब हम क्लोजेस्ट पैकिंग की बात करते हैं. एक तो सिंपल जो AB अरेंज ए लेयर के बाद बी लेयर अरेंज किया, फिर ए लेयर अरेंज किया, फिर बी. और दूसरा है कि ए लेयर देन बी लेयर देन सी लेयर अरेंज करते हैं, देन अगेन ABC लेयर अरेंज करते हैं. जो AB लेयर अरेंजमेंट होता है ये राइज करता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग को, और जो ABC लेयर होता है ये राइज करता है CCP को, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग को. तो यहाँ पे दोनों ही लेयर जो हैं वो क्लोजेस्ट पैकिंग में, और दोनों के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सेम होती है 74%. हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बाई वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस. तो क्योंकि ये HCP है देयरफॉर 26% ऑफ दिस वॉल्यूम मस्ट बी एम्प्टी स्पेस. एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि आप वहाँ पे जाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं. बट कैलकुलेशन अगेन अगर आपको कुछ रिजल्ट्स याद हैं तो बेनिफिट मिल सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में. कैन सी द सॉल्यूशन हियर ऑल्सो, बट इन्होंने कैलकुलेशन किया है. हम कुछ ऑलरेडी याद रखते हैं, जैसे pH ऑफ ए सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है. द pH ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग pH 3 एंड pH 4. तो हमें दो वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर रहा है. अब हमें ये बताना है कि pH फाइनली क्या होगा. तो ऐसा कर मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम हमने मिक्स किया वो वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V मिलाया है. तो जब pH 3 है, जब pH इक्वल टू 3 है, दिस इम्प्लाइज कि H3O प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻³ मोलर. और जब pH 4 है तब जो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻⁴ मोलर. तो हमें क्या चाहिए, हमें ओवरऑल pH चाहिए फाइनल सॉल्यूशन का. तो हम ओवरऑल pH जो होगी, ओवरऑल H3O प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो टोटल मोल्स मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम प्लस 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम अपॉन ये होगा टोटल मोल्स और अपॉन टोटल वॉल्यूम. तो V प्लस V दैट इज़ 2V. तो यहाँ से आ जाएगा ये मोलर. तो ये वैल्यू आ रही है, वॉल्यूम तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है 10⁻⁻3. इसको हम 10 इंटू 10⁻⁴ लिख देते हैं. तो ये आ जाएगा 11 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2. ये वैल्यू आ रही है 5.5 इंटू 10⁻⁴. तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ गई है. केवल अब हमें क्या फाइंड करना है, pH. तो pH इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग 5.5. लॉग लेकर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस लॉग जो होगा वो pH है. तो लॉग 5.5 की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज़ 0.74 समथिंग. सो दिस इज़ इक्वल टू 3.26. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. इजी क्वेश्चन था. ओवरऑल जो पेपर है, पेपर में क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, बट पेपर ओवरऑल एवरेज से ऊपर ही मानेंगे हम. बट अगेन अगर आप स्मार्ट रहते हो तो कई जगहों पे स्मार्टली काम कर सकते हो. जैसे ये जो क्वेश्चन है, सपोज द एलिमेंट्स P एंड Q कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स PQ2 एंड P3Q2. When 0.1 mole of PQ2 weighed 10 gram and 0.05 mole of P3Q2 weighed 9 gram, the atomic weights of P and Q are. तो 0.1 मोल का वेट इतना है, 0.05 मोल ऑफ P3Q2 का वेट इतना है, और हमें एटॉमिक वेट्स बोला है P और Q का, और ऑप्शन ऐसे गिवन है हमें. तो हम एक तो काम कर सकते हैं कि ऑप्शन से फटाफट चेक कर ले. जैसे ऑप्शन इतना सिंपल गिवन है, जब हम PQ2 का मोलर मास निकाल रहे हैं तो 40 और प्लस 30 इंटू 2, तो 60 प्लस 40 ये 100 हो जाएगा. 100 इंटू 0.1 तो 10 ग्राम आ जाएगी वैल्यू. तो ये कहीं सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है हमें. अगेन P3Q2 के लिए तो P3 120 जब मोलर मास ऐड करेंगे और Q2 है 60 हो जाएगा, तो ये 180 आ जाएगा मास. 180 इंटू 0.05 करेंगे तो फिर ये 9 ग्राम के पास आ जाएगा. तो ये ऐसे करेक्ट दिख रहा है हमें. दूसरा तरीका ये तो है कि आप स्मार्टली वहाँ पे जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकते हो. दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मली सॉल्व करो कि पी के मोलर मास को कुछ अज्यूम कर लेते हैं. मोलर मास ऑफ पी इज़ इक्वल टू लेट्स से पी एंड मोलर मास ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू क्यू. तब फिर आप यहाँ से जो PQ2 का मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ PQ2, ये आप बोल सकते हो दिस इज़ इक्वल टू P प्लस 2Q एंड मोलर मास ऑफ P2Q3 दिस इज़ इक्वल टू
2p + 3q। फिर आप यहाँ से मोल्स के फार्मूला की यूज़ करने के बाद दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो फिर काम बन जाएगा, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl should be added to 600 ग्राम of water to decrease the freezing point of water to -0.2 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इतना डिक्रीज़ कर दिया, मतलब डेल्टा TF हमें गिवन है ये 0.2 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा TF क्या होता है? ये होता है I × KF × M। KF हमें गिवन है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लेना है 2 केल्विन पर मोलल। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज 0.2 इक्वल टू I की वैल्यू NaCl वाटर में डिज़ोल्व होगा तो 100% डिसोशिएट हो जाएगा। 1 मोल NaCl के करस्पॉन्डिंग 2 मोल साइंस या सोल्यूट प्रोड्यूस होंगे इनटू 2। और मोलालिटी जो होती है वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, अच्छा मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करना है तो उसको हम मान लेते हैं W। और मोलर मास, मोल्स फाइंड करने के लिए ये तो गिवन मास हो गया W लेट्स से, और मोलर मास NaCl का हो जाएगा 58.5। और इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 600 ग्राम, तो इसको kg में लिखना है तो ये 0.6 kg आ जाएगा। तो 2 से यहाँ ये 0.1 आ जाएगा। अब वेट जो होगा ये आ रहा है 0.1 इंटू 58.5 इंटू 0.6 और अपॉन डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो ये वैल्यू 2.3 आ रही है। इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 24 और 1 25, 5 3 15, 16 17 17 और 3 डेसिमल प्लेसेस हैं 1.755, तो ये 1.76 ग्राम यहाँ से आ जाएगा। अगेन कैलकुलेशन सिंपल है, क्वेश्चन को हम एवरेज बिलो एवरेज ही कंसिडर करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, द फाइनल प्रोडक्ट सी। सबसे पहले CH3Mgi एक्सेस में रिएक्शन करवा रहा है, एस्टर है। एस्टर के साथ अगर हम CH3MgBr का रिएक्शन कराएंगे, CH3 माइनस इस पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ऐसा बनेगा, ये CO माइनस एक CH3 अटैच हो गया और OC2H5। अब जब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा तो जो लीविंग ग्रुप है वो यहाँ पे C2H5O माइनस ही है, तो ये डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन बन गया है या एसीटोन बन गया। अब अगेन क्योंकि CH3 माइनस एक्सेस में फिर से अटैक करेगा, ये O माइनस दोबारा बन रहा है और फिर ये बन जाएगा O माइनस और CH3। तो यहाँ से A बनता हुआ दिख रहा है हमें। इसके बाद A को हम, अच्छा H2O भी है फाइनली, तो हम O माइनस को फाइनली OH में कन्वर्ट कर देते हैं, OH और CH3। तो ये हमें 3 डिग्री अल्कोहल बन गया है। इस 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराया गया है। इसके बाद अब 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं Na से, तो Na के साथ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा O माइनस और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगा। तो ये अपना B है और B का रिएक्शन करवा रहे हैं Br के साथ। तो यहाँ पे जनरली आप एलिमिनेशंस पढ़ते हो कि ये बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन को फेवर करता है, बट क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ही कम है तो ये यहाँ पे SN2 को ज़्यादा फेवर करेगा। तो ये क्योंकि ये वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, साथ ही साथ वेरी गुड बेस है, बट जनरली अगर कुछ 2 डिग्री पोजीशन पे अगर हैलाइड रहता तब हम E2 के साथ ही जाते, बट यहाँ पे 1 डिग्री पोजीशन है और ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं है और एल्कीन भी ऐसा स्टेबल नहीं फॉर्म हो रहा है, तो फिर हम SN2 के साथ ही जाएंगे। देखते हैं ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, तो ऑप्शन में SN2 रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 फॉर द इक्विलिब्रियम दिस इज अप्रॉक्सीमेटली रिलेटेड टू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो हमें कुछ गिवन नहीं है, बट हमें जो रिलेशन स्टैब्लिश करना है, एक प्रेशर तो गिवन है हमें और अल्फ़ा के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो हम PCl5 गैस और ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस में प्लस Cl2 गैस में। तो इनिशियल मोल 1 मोल मान लेते हैं
क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हमें इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पता है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन के हेल्प से हम पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, और वहाँ से Kp कांस्टेंट है जो कि अल्फ़ा और प्रेशर को रिलेट कर सकता है। 1 मोल है, माइनस अल्फ़ा करेंगे तो ये प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा है, ये मोल है। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल अपॉन टोटल मोल्स कर देते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा आ रहा है, और ये भी अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा आ रहा है। अब प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पे वो है P, तो यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स P, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स P, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स P, एंड देयरफॉर Kp। तो यहाँ से Kp कांस्टेंट है, PCl3 प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो ये आ रहा है अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स P इंटू अल्फ़ा P अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा एंड डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा P। तो प्रेशर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक 1 प्लस अल्फ़ा भी कैंसिल हो रहा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू बच रही है अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर है न्यूमरेटर में, P और अपॉन, और ये है 1 प्लस अल्फ़ा और नीचे आ रहा है 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा को 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कर देते हैं और ये Kp आ जाएगा। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें कि जो अल्फ़ा है दैट इज़ लेस देन 1, तो अल्फ़ा अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे हम 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को के अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो प्रेशर होगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू Kp बाई अल्फ़ा स्क्वायर, या फिर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू Kp बाई P, एंड देयरफॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट P। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा कि अल्फ़ा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई रूट P के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The ratio of mass percent of C and H of an organic compound CXHYOZ is 6:1। ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो मास परसेंट गिवन है, तो मास परसेंट तो हमें पहले x और y के टर्म में, ये जो x और y है ये मोल का रेशियो है, तो हमें पहले मास परसेंट को मोल में कन्वर्ट करना होगा, तो मोल ऑफ x या x बाई वाई की जो वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 6/12 और अपॉन 1/1, क्योंकि 1 उसका मास है और हाइड्रोजन का मास भी 1 ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1:2। तो x बाई वाई की वैल्यू हमें पता है, ये हमने इसको मास परसेंट को मोल में कन्वर्ट किया। 6 को हमने 12 से डिवाइड किया कार्बन के मास से, और 1 को 1 से डिवाइड किया हाइड्रोजन के मास से, तो यहाँ पे मोल रेशियो आ गया। इफ़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड CXHYOZ कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXHY completely to CO2 एंड H2O। तो CXHY में जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसका हाफ ही इसमें प्रेजेंट है, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। CH2 है कंपाउंड, लेट्स कुछ भी कंपाउंड है, अभी हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला में ही सॉल्व कर रहे हैं। O2 के साथ रिएक्शन होता है तो ये CO2 और H2O प्रोड्यूस कर रहा है, इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंसिंग में ही आ रहा है, कार्बन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर 3 है तो हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, या मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2, O2 की बात नहीं कर रहे, ऑक्सीजन एटम की, ये आ रहा है 3। और हमें ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो कंपाउंड है CXHYOZ इसमें हाफ ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब कि Z जो है Z इज़ इक्वल टू 3/2, तो Z 3/2 है, x और y हमें पता है, तो C1H2O 3/2 आ जाएगा उसका ओवरऑल एम्पेरिकल फार्मूला, और ये बनता है C2H4O3, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H4O3। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, अगर आपने सॉल्व किया है तो मतलब एबव एवरेज क्वेश्चन मानेंगे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अगेन इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन यहाँ पे है बट इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 पे ही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन पे ही
अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज की जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा होगी, तो इसका डोनेशन पावर और भी कम होगा बेस का। इस नाइट्रोजन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो नाइट्रोजन है ये इसको डोनेट करेगा, तो इस पर N नेगेटिव चार्ज बनता हुआ दिख रहा है हमें। जब हम इसको देखें तो डबल बॉन्ड NH2 प्लस और इधर NH माइनस, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये स्ट्रॉन्ग बेस के ऐसा, मतलब बेसिसिटी एक तरह से इंक्रीज़ हो रही है इसकी। वहीं ये 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन जनरली 1 डिग्री अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है, तो अगर हम ओवरऑल ऑब्जर्व करें तो ये 3 को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। और इन तीनों में जब हम कंपेयर कर रहे हैं 1, 2 और 4 में, तो ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिक ऑलरेडी होता है और इसमें sp2 के कारण कुछ विड्रॉ भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो 4 मतलब 3 सबसे ज़्यादा होना चाहिए बेसिक, देन 4 होना चाहिए। और जब हम 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पहले 1 आना चाहिए और फिर लास्ट में 2 आना चाहिए। देखते हैं आंसर, 3 4 1 2 अपना ऑर्डर है, तो 3 4 1 2, और वही एक्सप्लेनेशन तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द लिगेंड थायोसल्फेट H2O3 2- कैन गिव राइज टू लिंकेज आइसोमर्स, तो लिंकेज आइसोमर बना सकता है ये, क्योंकि H2O3 2- मतलब सिमिलर टू SO4 2- जैसा है, बस एक ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र से रिप्लेस हो जाता है, तभी हम थायो वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक ऑक्सीजन को हम सल्फ़र से रिप्लेस कर दें तो फिर ये थायो बन जाएगा। O- इस पे शो कर रहा है, तो सल्फ़र भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, तो लिंकेज आइसोमर को जनरेट कर सकता है। इन मेटालिक कार्बोनिल्स द लिगेंड CO मॉलिक्यूल एक्ट्स बोथ हैज़ डोनर एंड एक्सेप्टर, बिल्कुल सही बात है। CO में जब हम देखते हैं तो CO का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से N2 को रिजेंबल कर रहा होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O हम बना रहे हैं, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी मेटल को डोनेट करेगा, तो मेटल से वापस इसके पाई, इस यहाँ इधर अगर पाई बॉन्ड है तो इधर पाई स्टार रहता है इसका, तो मेटल में पाई स्टार में डोनेशन होता है, मेटल के बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इसके पाई स्टार में डोनेशन होता है। तो इन मेटालिक कार्बोनल्स द लिगेंड CO मॉलिक्यूल एक्ट बोथ एज डोनर एंड एक्सेप्टर, सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहा है और इधर से पाई बॉन्ड एक्सेप्ट कर रहा है, तो बोथ एक्ट कर रहा है। द कॉम्प्लेक्स दिस एग्जिस्ट इन 8 डिफरेंट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिक फॉर्म, कॉम्प्लेक्स PT PY NH3 NO2 Cl Bri सब डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, M है और ये 6 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो मान लेते हैं कि ऐसा ABCDEF सारे A है एक ग्रुप, B है दूसरा ग्रुप, C है, D है, E है और F है, 6 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब क्योंकि सारे पोजीशंस आइडेंटिकल है तो किसी एक पोजीशन पे किसी एक एटम को फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे मानो कि हमने फिक्स कर दिया एक को, ठीक है, एक को तो हम कहीं भी फिक्स करते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सारे सिमिलर पोजीशंस हैं, कहीं भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको जैसे ही फिक्स कर रहे हैं हम, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपने पास, BCDEF, तो 5 डिफरेंट वेज से हम इस पोजीशन पे किसी को भी रख सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे किसी को भी रख दिया आर्बिट्ररी किसी भी एलिमेंट को, ये अपना प्लेस फिल हो गया है, तो अब अपने पास 4 डिफरेंट पोजीशन बचे हैं। अब इनमें से 4 डिफरेंट पोजीशन बचे हैं, किसी भी एक पोजीशन पे किसी एक एलिमेंट को रख दो, किसी भी एक जगह पे किसी एक को रख देते हैं, क्योंकि चारों अगेन आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, तो किसी भी एक पोजीशन पे रखते ही इस पोजीशन के लिए पर्टिकुलरली 3 अगेन डिफरेंट स्ट्रक्चर, 3 डिफरेंट ग्रुप्स बचेंगे, तो 5 × 3 अपना नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी फिल हो गया और ये भी फिल हो गया। अब इन दोनों पोजीशन के लिए 2 ही पॉसिबल वेज है, ऑल्टरनेट, एक बार एक कंपाउंड को इधर रख दो और दूसरी बार उधर रख दो, तो 5 × 3 × 2 टोटल वेज हो जाता है। तो इससे ये 30 टोटल आइसोमर्स जनरेट होता है, जिसमें 15 एनांशियोमर्स रहते हैं। हमें यह गिवन है कि 8 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब
अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो एग्ज़ाम में सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगेन ऑप्शन में ऐसा चारों ऑप्शन तो एक साथ नहीं गिवन है, तो हम अगर हमें केवल ऑप्शन टिक करना है तो हमें वहाँ पे हमें हो सकता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़े। द कॉम्प्लेक्स फेरिसाइनाइड आयन डज नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फेरिसाइनाइड फेरिक आयन है, Fe3+ आयन है। Fe3+ आयरन 26 है इलेक्ट्रॉनिक Z की वैल्यू, तो 4s2 और 3d6 होता है। बट जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s2 खाली हो गया और 3d5 हो गया। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे, मतलब टोटल Z जो बचा है या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी वो है 23। अब 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं CN के थ्रू। फेरिसाइनाइड है तो 6 साइनाइड CN- डोनेट होता है, तो यहाँ से ये 35 बन रहा है। अगर ये 36 बनता तब तो फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है कि जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाना चाहिए। 36 होता तो सही हो जाता, बट अभी ये गलत स्टेटमेंट है, तो मतलब गलत है स्टेटमेंट, तो ये सही हो जाए क्योंकि इसने लिख के दिया डज नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो 1 सही था, 2 सही था और 4 सही था। तो केवल अगर ऑप्शन से देख रहे हैं हम तो इसने ऑप्शन में चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है, तो अगर आपको थर्ड नहीं भी आता है तो भी आप रूल आउट कर सकते हो वैसे भी, क्योंकि 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉलिड कंपाउंड X ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस एंड रेसिड्यू। द रेसिड्यू मिक्सड विथ वाटर फॉर्म्स Y ऑन पासिंग एन एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू Y इन वाटर। ए क्लियर सोल्यूशन Z इज ऑब्टेन्ड। CO2 फॉर्म कर रहे हैं जनरली अपने लाइम वाटर और ये सब के केस में पड़ा होगा। जब हम CO2 फॉर्म करते हैं पहले CaHCO3 फॉर्म होता है, और अगर CaHCO3 को हम हीटिंग कर रहे हैं ऑन बॉइलिंग Z कंपाउंड X फॉर्म्ड, तो वापस से X फॉर्म हो जा रहा है। सबसे पहले X को हम हीटिंग कर रहे हैं तो CO2 दे रहा है, मुझे लगता है इसमें सारे ही CO2 दे रहे हैं। द रेसिड्यू मिक्सड विथ वाटर फॉर्म्स Y, तो CaCO3 में अगर हम मतलब इधर से ही हम गेस कर रहे हैं बेसिकली कि CO2 को, क्योंकि CO2 पास कर रहा है तो यहाँ से जो क्लियर सॉल्यूशन बन रहा है वो CaHCO3 हो सकता है। और जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो ये वापस से CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे रिएक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। CaCO3 को हमने हीट किया तो CaO और CO2 बन रहा है। इसके बाद जब हम CaO और H2O का रिएक्शन करा रहे हैं तो CaOH होल ट्वाइस बन गया। फिर CaOH होल ट्वाइस में CO2 पास कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और बाइकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और H2O फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन, ये सब थोड़े याद रखने वाले क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस से फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से फॉर्म होता है बस। बाकी अमोनिया हेबर प्रोसेस से फॉर्म होता है। ये अभी किसी टेस्ट में लास्ट ईयर आया हुआ भी क्वेश्चन है। केवल अगर आपको यही पता है कि अमोनिया और ये किससे फॉर्म हो रहे हैं तो उससे तो बताना मुश्किल है, क्योंकि 2 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि स्टील किससे फॉर्म होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे फॉर्म होता है। एनीवे अगर आपको ध्यान है तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। दी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन हमें बताना है। S और R के केस में बात हो रही है यहाँ पे, तो हम देखते हैं। ये नंबर 1 कार्बन होगा क्योंकि बेंजोइक एसिड है, वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है 2, 3 और ये 4th कार्बन है। तो हमें यहाँ पे जब हम सेकंड पोजीशन पे देख रहे हैं तो OH डायरेक्टली अटैच्ड है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। नंबरिंग तो आपको समझ में आ गई है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम OH है तो OH की प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन अब देखो, अब एक तरफ CO2H ग्रुप है और दूसरी तरफ कार्बन के साथ Cl अटैच्ड है। तो जब हम कार्बन फर्स्ट इस पोजीशन पे जब हम देख रहे हैं तो देखो, एक OH ग्रुप है, दूसरा इधर CO2H ग्रुप है, तीसरा इधर CH और CH3 और Cl है, CHCl3 और चौथा है हाइड्रोजन। अब हमें इसमें ऑर्डरिंग अरेंज करनी है।
तो जब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट एटम रहता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे OH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, इधर कार्बन और कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई। अब CO2H में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके देखना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड OH है, तो कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम फैंटम एटम से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 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 का सेट बनता हुआ दिख रहा है हमें। इस कार्बन पे जब हम देख रहे हैं तो एक कार्बन अटैच्ड है, एक Cl अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो एक Cl, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इन दोनों सेट में जब हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये जो Cl है ये इस ऑक्सीजन से ज़्यादा हेवी है, या एटॉमिक नंबर Cl का ज़्यादा है, एटॉमिक मास ज़्यादा है Cl का। तो सेकंड प्रायोरिटी जो है वो हम इसको देंगे। तो थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन की हो जाएगी। तो ये नंबर 1 हो गया, इधर 2 है, ये 4 है और ये है 3। तो जब हम 1, अब देखो अगेन ये फिशर प्रोजेक्शन में जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन इधर, ये जो ग्रुप है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ग्रुप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये ग्रुप अंदर की तरफ जा रहा है और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है ये भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो हाइड्रोजन क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है, जो जनरली जब हम R और S डिसाइड करते हैं तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप को अब अवे फ्रॉम अस रखते हैं। तो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे बाहर है तो सिंपल तुम्हें क्या करना है कि जो भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका रिवर्स कर देंगे हम। जैसे यहाँ पे 1 2 3 जब हम जा रहे हैं तो 1 2 3 दिख रहा है हमें R आता हुआ, तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये S हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2S। अब हम नेक्स्ट इस पोजीशन पे आते हैं, फिर थर्ड पोजीशन पे आते हैं। सेकंड पोजीशन पे तो हमें डिसाइड हो गया सेकंड पोजीशन पे S है। थर्ड पोजीशन पे जब हम देखें तो ये नंबर 1 है, इधर नंबर 2 है, इधर नंबर 3 है और इधर फोर्थ प्रायोरिटी है। अगेन 1 2 3 इधर जा रहा है जो कि S है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये R हो जाएगा। तो 2S और 3R करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। NBS के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NBS के साथ अलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ इधर भी रेडिकल बन सकता है और फिर दूसरी साइड भी रेडिकल बन सकता है, मतलब इधर भी रेडिकल बन, दोनों ही अलाइलिक पोजीशन है। तो ये जो अलाइलिक पोजीशन है, अब इसके साथ रेजोनेंस करके हम एक दूसरा स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं। ये इधर बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक डोनेट कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा और एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ये भी अगेन सेम तरह से रेजोनेंस फॉर्म कर सकते हैं, तो ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर लोन पेयर आ सकता है। तो टोटल 4 कार्बन पे लोन पेयर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। तो जब हम अब हम मतलब इन चारों पोजीशन पे कहीं पे भी आप Br लगा सकते हो। अगेन अब नेक्स्ट पोजीशन पे H2O और K2CO3 का रिएक्शन करा रहा है। H2O और K2CO3 का रिएक्शन कराएंगे तो ये OH माइनस बेस प्रोड्यूस करेगा, और तो Br जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो बेसिकली SN2 रिएक्शन से जा सकता है। तो मतलब कोई किसी भी पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे Br, यहाँ पे है ये Br मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे Br मान ले तो ये SN1 या SN2 किसी भी पाथवे से जा सकता है, क्योंकि अलाइलिक पोजीशन है और H2O ही OH माइनस सॉल्वेंट है, तो हम प्रेफर कर रहे हैं अभी SN2 को। तो यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, या यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, जहाँ भी Br है वहाँ पे देन OH अटैच हो जाएगा। तो ये C आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 14 पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो वो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो CO आपको करना चाहिए MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ये सिमिलर टू N2 हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में 10-10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होगी इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगी। CO3 2 माइनस में आपको
स्ट्रक्चर लीव स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा। लीव स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करें CO3 माइनस का तो ये ऐसा बनता है। अब एक बॉन्ड तो है ही और एक बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब 1+1/3 उसका शेयर हो जाएगा, तो ये 4/3 आ रहा है। और CO2 में तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा CO में है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम CO की हो जाएगी, देन CO2 एंड देन CO3 माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा। द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शन दिस, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, हमें क्यों सिंपली रेट बताना है, तो हम रेट बताने के लिए अब कंपेयर करो, 1 और 2 एक्सपेरिमेंट में A को कांस्टेंट दिया हुआ है और B2 को डबल कर रहा है, तो B2 को जब डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब है कि B2 की पावर 1 है, तो B2 हमें पता चल गया B2 की पावर 1 है। देन ये सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, क्योंकि B2 को यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है और A को डबल कर रहा है, तो जब A को डबल कर रहे हैं तो रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है A की पावर 0 है, एक भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो केवल B2 की पावर 1 इज़ द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है, लॉटरी लग रही है बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, याद है तो सही है, नहीं याद है तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग, अगेन ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कब सल्फाइड और बिफोर रिडक्शन इज़ नॉट ट्रू बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड इज़ ग्रेटर दैन दोज फॉर CS2 एंड H2S। तो जनरली हम कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह को H2 को हम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे रिडक्शन में, तो रीज़न यही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड इज़ ग्रेटर दैन दोज फॉर CS2 एंड H2S। The delta G naught formation is negative of roasting for roasting of sulfide ore to oxide. तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज़ नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और टू ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव रहता है, फर्स्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये भी सही आंसर करेक्ट स्टेटमेंट है। रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड टू ऑक्साइड इज़ थर्मोडाइनमिकली फिजिबल, तो ये दोनों सेम स्टेटमेंट ही हो गए B और C, और कहीं ना कहीं ए और डी एक तरह की स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दोनों में ऑप्शंस उल्टे दिए हुए हैं। इसमें लिख रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल फॉर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, बट इसमें लिख रहा है कि वो सुटेबल नहीं है, तो फिर ये सही है, तो ऑब्वियसली अब सेलेक्ट तो इसी तरह से कर लेंगे हम, तो डी जो है वो गलत आंसर है यहाँ पे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो मेजर प्रोडक्ट देखें HI के साथ हम हीट कर रहे हैं सिंपली, तो HI के साथ जब हम हीटिंग करेंगे तो OH ईथर है, ईथर का क्लीवेज होगा, जैसे OH प्लस फॉर्म हो जाएगा जब हम यहाँ पे OH प्लस बन रहा है और यहाँ पे भी OH प्लस बन रहा है। अब ये जो पाथवे है ये तो रिमूव होता है अगर, तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल है तो ये यहाँ पे रिमूव हो सकता है, बट यहाँ पे अगर ये रिमूव होता है तो ये बेंजाइलिक मतलब फिनाइल बेंजीन पे कार्बोकैटायन आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, तो ये फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि यहाँ पे एक ही मतलब ये जो OH है ये तो जाएगा SN1 पाथवे से, बट ये जो OH है ये जाएगा फिर SN2 पाथवे से, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इधर I आ जाएगा और इस पोजीशन से जब ये रिमूव होगा तो I माइनस इस पर अटैक करेगा, तो ये OH रिमूव हो जाएगा, तो ये मतलब ओवरऑल जो फाइनली ये जो प्रोडक्ट होगा ये OH बन जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस पोजीशन पे तो I कभी नहीं आ सकता है, तो ये तो गलत ऑप्शन है ही, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और दोनों जगह पे OH हो सकता है। अगर आप इसको SN2 इमेजिन कर लोगे तो फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी, बट यहाँ पे तो SN1 ही फेवरेबल होगा। RNA and DNA are chiral molecule, their chirality is due to D sugar component, दोनों में ही D sugar component होता है। chiral phosphate ester units की वजह से तो नहीं है, ये D sugar component की वजह से chiral होता है।
सर्टन मेटल व्हेन इरेडिएटेड बाय लाइट आर, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, ये फ्रीक्वेंसी है, emits photo electrons with twice kinetic energy as did photo electron when same metal जब लिख रहा है तो फिर वर्क फंक्शन जो होगा वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा. इज irradiated by light this then V नॉट. इन U नॉट पूछना चाहता है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो हमें लाइट गिव H, इसको हम ν1 मान लेते हैं और इसको हम ν2 मान लेते हैं. तो H ν1 इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स और H ν2 इज इक्वल टू अगेन, बट जो इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज जब हम ν2 सप्लाई कर रहे हैं. तो अगर ν2 को के मैक्स मान लें तो ये 2 टाइम्स के मैक्स हो जाएगा. बट हमें न्यू नॉट चाहिए. न्यू नॉट कहाँ से आएगा, 5 से आएगा. 5 इक्वल टू H न्यू नॉट है. तो हमें अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमें 5 नहीं हटाना, हम ऐसा करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो जब हम मतलब यहाँ पे हम ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें तो ये आ जाएगा H 2 ν2 माइनस ν1 दिस इज इक्वल टू, ये 2 5 माइनस 5 आ रहा है तो ये 5 आ जाएगा और ये 2k माइनस 2k हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. 5 इज़ H न्यू नॉट. H कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 ν2 माइनस ν1. ν2 2 है, दोनों में ही 10⁻16 कॉमन है. तो 2 इंटू 2 ν2 मतलब 2 इंटू 2 माइनस 3.2 इंटू 10⁻16. तो ये 4 माइनस 3.2 तो 0.8 इंटू 10⁻16. तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़. तो ये सॉल्व हो जाए. आसान क्वेश्चन नहीं है. ऑल द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन दिस इज़ यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग M प्लस एज दिस. जितनी भी इस रिएक्शन से जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उतने M प्लस को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. तो पहले हम यहाँ से इसका E नॉट पता है तो हम डेल्टा G नॉट भी निकाल लेते हैं इस रिएक्शन के लिए. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज, हाँ तो 1 मोल के लिए डेल्टा G नॉट ये है माइनस NF E नॉट. ये वैल्यू आ जाएगा -2 मोल इलेक्ट्रॉन. फैराडे इज़ 96500 कूलम पर मोल. और इसके बाद है -0.25. तो -0.25 को लिख देते हैं -1/4. तो ये वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया. तो ये है 96500/2 और ये जूल आ जाएगा. दिस इज़ इक्वल टू 96.5/2 किलो जूल. तो डेल्टा G नॉट इससे इतना आ रहा है और अपने पास अवेलेबल डेल्टा G नॉट जो है वो है -193. तो मतलब मोल्स ऑफ, ये पर मोल M प्लस भी बोल सकते हैं इसको कि ये पर मोल M प्लस है. तो मोल ऑफ M प्लस जो होगा दिस इज इक्वल टू 193. ये -2 मोल तो क्यों लिया, नहीं प्लस है, ओवरऑल वैल्यू माइनस आ रही है. तो मोल M प्लस जो है वो आ जाएगा -193/96.5 और इंटू 2. ये भी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ रही है डबल आ रही है. तो ये डबल आ रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगा 4. तो मोल ऑफ M प्लस जो होगा वो 4 आ जाएगा आंसर. इन बोरैक्स इफ़ नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम्स आर x एंड नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम्स आर y. बहुत ही ऐसा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बोरैक्स में केवल sp2 और sp3 ही रहते हैं एटम्स. तो ऐसे भी बोरोन जनरली नॉर्मल BH3 वगैरह में sp2 रहता है. कहीं स्टेबिलिटी हासिल कर रहा होगा तो sp3 पे जाएगा, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है. तो 4 ही बोरोन है, sp2 sp3 टोटल ही पूछ दिया इसने तो फिर कुछ बचा ही नहीं. 4 ही आंसर है. जितने बोरोन होंगे उतना ही सम पूछ दिया. तो फिर तो जब 4 ही है तो टोटल तो 4 ही आएगा और कोई हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. वरना फिर हाइब्रिडाइजेशन और फिर स्ट्रक्चर देख लो और स्ट्रक्चर से भी हमें पता चल रहा है कि sp2 2 रहते हैं और sp3 2 है. तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा. द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन Q. H प्लस के साथ हीटिंग कर रहे हैं, H प्लस के साथ हीटिंग करेंगे. सबसे पहले ये OH2 प्लस बन जाएगा
OH2 प्लस बनेगा, ये डिपार्ट करेगा, तो डिपार्ट करेगा तो ये ऐसा आ रहा है अभी, इधर डबल बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एक मिथाइल शिफ्ट होगी, तो मिथाइल शिफ्ट होगी तो ये फॉर्म हो रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, और फाइनली डबल बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसके बाद एक सेकेंड, इधर भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसके बाद एक्वस KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है, एक्वस डाइल्यूट KMnO4 के साथ, तो दोनों जगह पे OH लग जाएगा, यहाँ पे भी OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो पूछा यही हमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है, तो 4 आंसर हो जाएगा। अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या आइसोमर्स पूछ लेता फिर भारी क्वेश्चन हो सकता था। इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन सॉल्यूशन 8 मोल ऑफ परमैंगनेट anion quantitatively oxidize thiosulfate anions to produce X mole of sulfur containing product। क्योंकि न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन है, तो जो MnO4 माइनस है वो कन्वर्ट होता है MnO2 में। अगर एसिडिक मीडियम रहता तो MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, बट बेसिक मीडियम MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है। थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज होगा S2O3 2 माइनस, तो ये ऑक्सीडाइज होकर SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बस बैलेंस करना है हमें, तो सल्फ़र यहाँ पे पहले से 2 प्रेजेंट है, तो 2 सल्फ़र कर देते हैं। अब मैंगनीज़ यहाँ पे +7 स्टेट पे है, ये यहाँ पे +4 स्टेट पे है, तो जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है। और यहाँ पे सल्फ़र अगर हम देखें तो 3 6 और 4 2 मतलब 2x - 6 = -2, तो ये 4, तो x = 2 आ जाएगा, तो ये +2 पे है, और यहाँ पे x +6 पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, पर सल्फ़र 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल चेंज को बैलेंस करने के लिए इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें गिवन है कि बाकी और बैलेंस अभी हमने H2O OH माइनस ये सब नहीं यूज़ किया है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी बैलेंसिंग केवल हमें इतने से ही काम चल रहा है। तो हमें बोल रहा है इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कालाइन सॉल्यूशन 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट anion क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट टू प्रोड्यूस दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ X प्रोड्यूस X मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तो जब इसका 8 मोल यूज़ कर रहे हैं तो इसका 6 मोल फॉर्म हो रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर लिया और सॉल्व कर दिया तो मतलब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपने समझने में थोड़ी गलती कर दी हो या कुछ गलत सोच लिया हो तो। द वर्क डन इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक लिख दिया है, मतलब क्यू जो होगा वो 0 होगा। कंप्रेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है, तो आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, तो फिर आप डेल्टा U वगैरह को ये सब लिख सकते हो, NCV डेल्टा T बाय द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक देख के PV गामा अगर इक्वल टू कांस्टेंट यूज़ कर लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में वैलिड रहता है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो W जो होगा वो -P एक्सटर्नल डेल्टा V के इक्वल होगा। तो हम और हमें गिवन है बाई कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm। तो क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है तो फाइनली अगर हम कंप्रेस करेंगे तो 2 atm तक रीच हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरनल और फिर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा। एंड एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है हमें 2 मोल गैस है और इनिशियल प्रेशर है 1 atm गैस का, और इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता, इनिशियल टेम्परेचर पता है 300 केल्विन है। अगर हम फाइनल स्टेट्स लिखें तो प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम हमें नहीं पता, टेम्परेचर हमें नहीं पता, और हमें बोला वर्क डन बताओ। तो वॉल्यूम हमें कुछ पता ही नहीं है, तो वर्क डन ऐसे तो डायरेक्टली नहीं बता सकते,
और टेम्परेचर भी नहीं पता है तो डेल्टा यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेल्टा टी नहीं पता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ऑलवेज होल्ड करेगा, क्यू तो ज़ीरो है तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू आ रहा है और डब्ल्यू क्या है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है। तो एक ही क्वेश्चन अभी अपने पास, एन सी वी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो इसी से हम प्रोसीड करते हैं। सी वी 3/2 आर हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी एन 3/2 आर डेल्टा टी मतलब टी एफ माइनस टी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल 2 है और डेल्टा वी को हम लिख देते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि वी फाइनल वी इनिशियल हमें पता नहीं है, हमें इसको पी वी और एन आर टी के टर्म्स में ही पुट करना पड़ेगा। आइडियल गैस है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी तो होल्ड कर रहा होगा, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। वी फाइनल हो जाएगा एन आर टी फाइनल अपॉन एन आर टी फाइनल अपॉन पी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा एन आर टी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। ठीक है, तो ये फाइनली अब हम ये आ रहा है अपना एन 3/2 आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 300 है, दिस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल और एन आर कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, एन आर और टी एफ अपॉन पी एफ माइनस टी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। बस तो वैल्यूज़ आर एन और आर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एन आर को कैंसिल कर देते हैं और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, पी एक्सटर्नल 2 है, ठीक है ये, तो ये वैल्यू आ रही है 3/2 टी एफ माइनस 300 दिस इक्वल टू -2, टी फाइनल हमें नहीं पता है और पी फाइनल हमें पता है 2 ATM हो जाएगा फाइनली, टी इनिशियल 300 था और पी इनिशियल 1 ATM था, तो ये वैल्यूज़ हैं ओवरऑल। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है 3TF और -900 दिस इज इक्वल टू, ये -4 आ रहा है तो -4 तो -2TF और ये +600 आ जाएगा। यहाँ से TF 5TF इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, ये तो हमने सही पुट कर दिया है, 5TF इज इक्वल टू 1500। TF पी फाइनल 2 था और टी इनिशियल 300 है अपॉन पी इनिशियल 1 था, तो 2 टाइम्स तो ये 4 टाइम्स, अच्छा ये 1200 है, टू 100 आ रहा है, इसको डिवाइड करते हैं तो टी फाइनल जो है, टी फाइनल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 420, तो टी फाइनल यहाँ पे 420 केल्विन आ गया। अब वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, तो वर्क डन जो है डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एन की वैल्यू 2 है, सी वी की वैल्यू 3/2 आर, आर हमें यहाँ पे कैलोरी में गिवन है 2 कैलोरी, ये भी 2 पुट कर देते हैं। वर्क डन भी कैलोरी में ही पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 2 और डेल्टा टी 420 अपना फाइनल प्रेशर आया और 300 इनिशियल था तो ये 120 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 720 कैलोरी यहाँ पे आ जाएगी, तो आंसर करेक्ट आंसर 720 कैलोरी हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, अगर आपने एग्ज़ाम के टाइम पे सॉल्व किया तो ये मतलब वर्किंग इन वेरी गुड डायरेक्शन यू आर। ओके, सो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी, हम नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं, थैंक यू।